हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी मैथ्स 500 की सीरीज़ का क्लास नंबर 2। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए और कंप्लीट मैथ्स करना चाहते हैं सिर्फ 500 क्वेश्चंस के थ्रू, तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। लास्ट क्लास हुई थी, कुछ बच्चों का फीडबैक था कि क्लास थोड़ी सी लंबी है। मैंने शुरू में पहले एक्सप्लेन किया था कि हमारा पर्पस क्या है बेसिकली इस सीरीज़ को करने का। तो इन केस अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है क्लास थोड़ी लंबी है, क्वेश्चन कम कराए जा रहे हैं, तो बेसिकली ये देखना था आपको कि हम सिर्फ 500 क्वेश्चन में चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो मुझे कुछ भी करके हर एक क्वेश्चन को उस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाए। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकता हूँ मैं कि मैंने क्वेश्चन देखा, उसको सॉल्व किया और आगे बढ़ गए। वो तो बेसिकली थोड़ा सा प्रैक्टिस के जैसे हो जाएगा। उसमें कोई कॉन्सेप्ट मैं अगर सिखाऊंगा भी तो एक ही कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, उसके इर्द गिर्द की चीज़ें नहीं बता पाऊंगा अगर आपको टाइम कम करना है तो। ध्यान रखेंगे कि जो भी क्वेश्चन में मैं अगर कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो वो आगे के पॉइंट ऑफ व्यू को देख के कर रहा हूँ मैं। आगे अगर इनकेस कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें वो पुरानी चीज़ें यूज़ हो रही होंगी तो मैं वो दोबारा नहीं समझाऊंगा। आपको लग रहा है कि बार बार चीज़ें वो समझाई जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन लिमिटेड है तो क्वेश्चन का फ़ायदा पूरे अच्छे तरीके से उठाना पड़ेगा। ठीक है ना। इस वजह से अगर इनकेस क्लास 1 घंटे या 1 घंटे से ऊपर की चली जाती है तो ध्यान रखना कि आप ये देखो कि क्वेश्चन में किस लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, कैसा समझाया जा रहा है, कितनी चीज़ें एक साथ कवर की जा रही है। ठीक है ना, पे ध्यान देना है। और क्लास की पीडीएफ को एक बच्चा पूछ रहा था तो थोड़ा लेट हो गया था। अब से क्या होगा कि टाइमिंग जो 8:30 बजे की टाइमिंग है ना क्लास अपलोड होने की, उसी टाइम पे मैं पीडीएफ भी साथ में अपलोड करवा दिया करूँगा। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेना, दोबारा प्रैक्टिस अगर करनी हो या क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे से समझना हो तो। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है। अब मैं हर क्वेश्चन में चैप्टर का नाम नहीं लिखूंगा, आपको क्वेश्चन देख के थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। हाँ, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है क्योंकि हमने बेसिक बेसिक चीज़ें तो हर चैप्टर की मैंने बताई कि ये क्वेश्चन ऐसा दिखता है तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, CI SI का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इस तरह की चीज़ें मैं लास्ट क्लास में मैंने बताई। तो अब हर क्लास में मैं ये नहीं लिखूंगा ये परसेंटेज है, ये SI CI है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, क्वेश्चन में क्या वैल्यू आप ले सकते हो क्वेश्चन के थ्रू, उस पर मैं ध्यान दूंगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ A is 95% of B then what percent of A is B। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना है कि एक दूसरे से रिलेशन में कुछ चीज़ें पूछी हुई है कि कौन सा किसके अकॉर्डिंगली कितने परसेंट पे है। ठीक है, तो आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ किसके रिस्पेक्ट में पूछी है। बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में पूछे उसमें कन्फ्यूजन होके कोई दूसरी चीज़ को बेस वैल्यू मान लेते हैं। उससे क्या आंसर आएगा आपका, लेकिन इन केस आंसर आ भी गया और गलत आ गया और मैच भी कर जाएगा, वो चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है इसमें, जो चीज़ गिवन है उस चीज़ को लिखो। इफ़ A इज़ 95% ऑफ B, A की वैल्यू 95% यानी कि ये ऑफ B दिया हुआ है। सही है, ये चीज़ दी हुई है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, B को नीचे ले आओगे, A/B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 95/100। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर A 95 होगा तो B की वैल्यू 100 होगी। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 से काट दोगे, 5 दूनी 10, 0 हो गया, 19 पंजे 95 होता है, 19/20 हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर B की वैल्यू 20 होगी तो A की वैल्यू 19 होगी। ठीक है, रेशियो का मतलब यही था ना कि कंपैरिजन होता है एक दूसरे के साथ कि किसकी वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में कितनी है। ठीक है, अगर उन दोनों क्या चीज़ों का या 3 चीज़ों का आपस में रेशियो दिया हुआ है। अब देखो आपके अकॉर्डिंग क्या आया, A की वैल्यू 19 है और B की वैल्यू 20 है। अब आपसे पूछा वट परसेंट ऑफ A इज B, A का कितना परसेंट B है। ठीक है, ये पूछा, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है। इसको सॉल्व करते टाइम आप डेटा को पुट करने में गलती करोगे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से समझते हुए करना है कि ये पूछा है कि जो A है वो वट परसेंट ऑफ ए, मतलब ए का कितना परसेंट ले कि उसकी वैल्यू बी के बराबर हो जाए। ठीक है, अभी आप पहले बेसिक तरीके से समझो। अगर हम ए का x% लेते हैं, x% ऑफ ए इज इक्वल टू बी हो जाता है। ये पूछा ना वट परसेंट ऑफ ए, हमने मान लिया x है, x% ऑफ ए इज इक्वल टू बी है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर x की वैल्यू परसेंट के टर्म्स में लिखोगे तो ये हो जाएगा, परसेंटेज का साइन हटा दिया मैंने, ऑफ ए का मतलब ए होता है इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो, x/100 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी थी 19, बी की वैल्यू है 20।
एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास, 20 इंटू 100/19। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 2000/19। तो मिक्स फ्रैक्शन में आप लिखोगे तो क्या आएगा, 19 से कम 19, 1 बचा 10 हो गया, 0 लगाना पड़ेगा, 100 हो गया, 19 पंजे 95 होता है। ठीक है, 5 बचेगा, 5/19। मिक्स फ्रैक्शन में आप ऐसे लिखते हो, रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा और डिवाइजर नीचे आ जाएगा। 105 5/19% आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर, समझ में आया? या अब तो ये तो हो गया एक बेसिक तरीका कि आपने इस पर्टिकुलर लाइन को तरीके से लिखा है। अब आपसे सिर्फ ये भी पूछा हुआ है ना सीधा कि व्हाट परसेंट ऑफ ए का कितना परसेंट बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, बी को रिस्पेक्ट में पूछा है और ए का परसेंट पूछा है, ए नीचे आ जाएगा इनटू 100% निकालने के लिए, तो भी आपको सीधा मिलेगा ये 2000/19, यानी कि 105 5/19%। ठीक है, जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्या पूछा है तो आप ये डायरेक्ट लगा पाओगे। ठीक है ना, समझ आया? पर आप पहले ये लिखने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ दी हुई है। इसको ये समझ में आना चाहिए कि बी की वैल्यू 20 होगी तो ए की 19 होगी, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर तो ये 40 होगी तो ये 38 होगी। इस तरीके से दोनों आपस में लिंक्ड होती हैं, रेशो का मतलब यही होता है। ठीक है, समझ आया? अब कौन सी चीज़ किसके रिस्पेक्ट में पूछी जाती है और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछी जाती है तो आप कैसे निकालोगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, इफ द 4 नंबर्स, 3 तो ये दिए हुए हैं और y दिया हुआ है, आर इन प्रपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ i। अगर देखो, अगर ये बोलता है 4 नंबर ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, a/b इज इक्वल टू c/d। एक और चीज होती है, अगर बोलता है ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर ये बोलता है तो इसका मतलब क्या होता है, a/b इज इक्वल टू b/c। ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। प्रोपोर्शन का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट ये चीज़ अप्लाई करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 नंबर हो और प्रोपोर्शन में बोल रहा है तो आप ये लिखोगे, 3 नंबर प्रोपोर्शन में बोल रहा है तो आप ये लिखोगे। ठीक है, इसका डायरेक्ट चीज़ भी लिखते हैं लोग, AD इज इक्वल टू BC लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं B² इज इक्वल टू AC। अब ये कैसे है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है, आपको वैल्यू निकालनी है y की। मतलब क्या था, 39/117 इज इक्वल टू 17/y। आपको y की वैल्यू निकालनी है, 13 तिया 39, 13 निम्न 117, 3 से फिर काट दोगे, 3 पे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y की वैल्यू 17 तिया 51 हो जाएगी। आ गई y की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर भाई, प्रोपोर्शन में होते हैं उसका मतलब समझाया, 4 नंबर और 3 नंबर कैसे प्रोपोर्शन में होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही था वैल्यू, वही चीज़ें सीखनी थी कि 3 नंबर हो तो कैसे लिखोगे और 4 नंबर हो तो कैसे लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखे। अब देखो ये क्वेश्चन है, डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन है। अ ट्रेडर अलाउज अ 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड अ 30% कैश डिस्काउंट ऑफ द लिस्ट प्राइस इज 1200 रुपये, देन द सेलिंग प्राइस इज। आपसे बोल रहा है कि जो लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस बेसिकली, इसको अगर आपको नहीं समझ में आता, लिस्ट प्राइस को मार्क प्राइस भी बोलते हैं। लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस भी होता है। ठीक है, बोल रहा है डिस्काउंट दे रहा है, 20% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है और 30% कैश डिस्काउंट दे रहा है। खरीदने पे दे रहा है 20% का डिस्काउंट और फिर कैश में अगर पेमेंट करेगा तो 30% का डिस्काउंट और दे रहा है वो। ठीक है, प्राइस, मार्क प्राइस उसका दिया हुआ है 1200 रुपये। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन रेशो से भी कैसे होते हैं। ठीक है, अब रेशो को समझना है आपको। सबसे पहले तो ये समझो कि ये चीज़ें क्या होती है। 20% को हम क्या लिखते हैं, 20% होता है 1/5। भाई 20/100 लिखूंगा और उसको मैं काट दूंगा तो 1/5 आ जाएगा। ऐसे ही 30% को आप क्या लिखोगे, 30/100 यानी कि 3/10। ठीक है, अब आप ये समझना, कोई भी चीज़ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर ऐसे वेरी कर रही है कि 20% का डिस्काउंट दिया हुआ है, 20% से चेंज हो रही है, तो यानी कि ये ओरिजिनल वैल्यू होती है और ये चेंज हुई वैल्यू होती है। ठीक है, अगर इंक्रीज हो रही है तो आप चीज़ को लिख सकते हो कि 5 की चीज़ 6 हो गई है, इंक्रीज में अगर लिखते हो तो।
डिक्रीज में लिखते हो तो 5 की चीज 4 हो गई है, ये लिखते हो। यहाँ पर अगर देखोगे तो आप 10 की चीज 13 हो गई है, ये लिखोगे अगर चीज इंक्रीज हो रही है तो। और अगर 10 की चीज 7 लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी चीज डिक्रीज हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट, यानी कि चीज की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि आपका जो लिस्ट प्राइस है वो गिर के नीचे आएगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, ठीक है। ये समझ में आया? भाई किसी भी मार्क प्राइस वाली चीज पे डिस्काउंट दिया जाता है तो यानी कि उसकी वैल्यू कम होती है धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो कैसे इसमें रेशो लगा सकते हो। नॉर्मल तरीके से मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि आप 30% कैसे निकालोगे। 1200 का 30% निकालोगे, उसमें से माइनस कर दोगे। फिर जो बचेगा उसका 20% निकालोगे, उसमें से माइनस कर दोगे। अभी हम सीख रहे हैं रेशो को। रेशो कैसे कर सकते हो? पहले वो बोल रहा है कि 20% का डिस्काउंट दिया है, मतलब क्या है? 5 की चीज की वैल्यू 4 रह गई है, ठीक है। 5 की वैल्यू 4 रह गई। अब हमारी 5 की वैल्यू का क्या मतलब है? हमारी वैल्यू तो 1200 रुपये थी, तो यानी कि यूनिट की टर्म्स में आप अब कंपेयर करोगे। 5 की वैल्यू अगर एक 1200 दी हुई है तो 4 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? भाई इसको डिवाइड करो, इससे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, तो आप 4 यूनिट की निकाल पाओगे ना। अगर मैं 1200 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 20 बचेगा, 5 चौक 20 और 240। तो अगर 4 को आप 240 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि डिस्काउंट देने के बाद 1200 रुपये वाली चीज़ कितने की रह गई। मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 960 रुपये की रह गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब आपने इस रेशियो से किया, यूनिट कंपैरिजन किया, तो आपको परसेंटेज बार बार लिखना नहीं पड़ा, ठीक है। तो इससे क्या पता चला? 1200 रुपये की चीज 960 रुपये में रह गई जब आपने 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अब फिर फर्दर आपने कहा कि 30% का डिस्काउंट और दिया है। अब आपकी वैल्यू रह गई है ये उस पर्टिकुलर चीज की। आपने फिर बोला 30% का डिस्काउंट दिया। 30% मतलब 10, 3/10 डिस्काउंट दिया है, तो 10 की वैल्यू 7 रह जाएगी, कम हो जाएगी। अब हमें पता चला कि 10 की वैल्यू 960 थी, क्योंकि 960 तो आ गई थी गिर के। तो आपसे पूछेगा अब 7 की वैल्यू कितनी है, यही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा फाइनल। तो यानी कि 7 ये आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो 10 की वैल्यू 960 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ गया। 10 इंटू 96 960 होता, तो यहाँ पे भी 96 से मल्टीप्लाई करोगे। 7×42, 4 क्या रह गया? 9×7 = 63, 63 और 4 67, 672 आपका सेलिंग प्राइस आएगा। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर भाई? रेशो मेथड यहाँ पे मैंने बताया है, रेशो मेथड लिख सकते हो, ठीक है। इस चीज से को भी जब आप अप्लाई करना शुरू करोगे तो जल्दी कुछ क्वेश्चन देख के आपको ये पता चलेगा कि ये रेशो मेथड से जल्दी हो रहा है, कुछ क्वेश्चन को आपको देख के पता चलेगा ये परसेंटेज लगा सकते हैं नॉर्मली इसमें, ठीक है। फिर माइनस करते हुए चल सकते हैं। और भी आगे चीजें आएंगी कि आप इसी तरीके के सवाल को इन टर्म्स ऑफ 100 मान के कैसे फटाफट कर सकते हो, वो चीजें भी धीरे धीरे आगे सीखेंगे, ठीक है। अभी रेशो मेथड पे कमांड करो, एक दो क्वेश्चन और आगे वाली क्लासेस में मैं और रख लूंगा, तो आपको रेशो मेथड और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप यूनिट कंपैरिजन कैसे कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़े। ये देखो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। बोल रहा है इन व्हाट टाइम 10,000 एट 4% पर एनम प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज 8,000 इन 4 ईयर एट 5% पर एनम। बोल रहा है कितना टाइम लगेगा 10,000 रुपये को 4% पे देने पे कि वो सेम इंटरेस्ट प्रोड्यूस करे, मतलब उसका सिंपल इंटरेस्ट सेम आए, किसके अकॉर्डिंगली? 8,000 रुपये को अगर आप दोगे 4 साल के लिए 5% पे, ठीक है। तो पहले अगर हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना कि भाई सिंपल इंटरेस्ट आना कितना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ से पता चलेगा, इसके बराबर सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए ना। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? अब आप NPR/100 बताया था, अभी लिख के बताता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? NPR/100, ठीक है। n नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि 4, P यानी कि प्रिंसिपल 8,000 इंटू रेट कितना? 5%। 5% मतलब 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 80 हो गया, ये 5 चौक 20 हो गया, ठीक है। 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि 1600 सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका। यानी कि अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो चीज दी हुई है 10,000 रुपये 4% के अकॉर्डिंग टाइम निकालना है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाए 1600 रुपये। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट तो पता चल गया 1600 आना चाहिए। फॉर्मूला लगाओगे NPR, एन कितना? एन ही तो निकालना है आपको, आपको पता है ना इन व्हाट टाइम, टाइम निकालना है। पी कितना है? 10,000, रेट कितना है? 4%। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो ये चली गई, 4 से इसको काट दोगे 4 पे चला जाएगा, एन की वैल्यू 4 ईयर्स आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर?
अब इस चीज़ को आपने फॉर्मूले से तो कर लिया, अब लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जब आप सीधा निकालने की बारी आती है तो आपको ये सब पता चलना चाहिए बार बार कि एनपीआर सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे हमेशा 100 आता है। तो ये 2 जीरो आप सीधा सीधा काट दोगे, क्या बचेगा आपके पास सीधा सीधा 80 × 20, क्योंकि आपको ये पता है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये फॉर्मूले को अब आपको मेंटली विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार ऐसे नहीं लिख के करोगे पेपर में। क्या होगा यहाँ पे आपको साफ पता चल जाएगा 1600, अब आपको 1600 इंटरेस्ट लाना है यहाँ पे। ठीक है, 4% के हिसाब से देखो, हमें नहीं पता कितने साल है, लेकिन आप 1 साल का इंटरेस्ट तो निकाल सकते हो। 4% के हिसाब से निकालोगे, नीचे 100 आएगा, 2 जीरो कट जाएंगी, तो कितना आएगा 400 आएगा। आपको 1600 चाहिए, 400 का कितना टाइम करोगे कि 1600 हो जाए, तो वहां पे नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे आपके, 4 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 1 साल नहीं 4 साल लगेंगे। समझ में आया ओरली कैसे करोगे अब आप इसको? ठीक है, ये तो करना ही है, समझना ही है इस चीज़ को अच्छे से, लेकिन इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस में आप ओरली चीज़ें कर सकते हो, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप देखो ऐसे कि परसेंटेज नीचे 100 आएगा, 2 जीरो फटाफट काट दो दिमाग में ही, कोई ज़रूरत नहीं है उनकी। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करो फटाफट। क्लियर है? आपको ये एन निकालने की जरूरत ऐसे थोड़ी ना थी, अगर आप 1 साल का निकाल लेते तो आपको पता चल जाता कि 400 आ रहा है। आपको 1600 चाहिए था इंटरेस्ट से, तो कितने साल के लिए रखना पड़ेगा? ठीक है ना, 4 साल के लिए रखना पड़ेगा। समझ आया? तो इस तरीके से भी कर सकते हो, तो दोनों चीजें साथ में सीखते हुए चलना है। नेक्स्ट देखे, एवरेज का क्वेश्चन है, बोल रहा है द एवरेज ऑफ 36 नंबर्स वाज फाउंड, नहीं होगा ये फाउंड होगा, फाउंड टू बी 45, लेटर इट वाज डिटेक्टेड दैट 84 वाज मिसरीड एट 48। 84 को मिसरीड कर लिया गया, 48 मान लिया गया। ठीक है, फाइंड द करेक्ट एवरेज ऑफ द गिवन नंबर। अब ध्यान देना, 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ। 36 नंबर का एवरेज 45 था। पहले तो एक बेसिक चीज से जो हमने एवरेज पिछली क्लास में सीखा कि एवरेज के फॉर्मूले से किस चीजें कैसे चलेंगी, वो वैसे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अब क्या बोल रहा है ये, पहले उसी तरीके से देखते हैं। चलो, एवरेज का फॉर्मूला लिखता हूँ, याद हो जाना चाहिए। सम होता है ऊपर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, एवरेज कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है। सम नहीं पता है, कितने नंबर थे? 36 नंबर थे। सम कितना निकल के आएगा? 36 × 45, मल्टीप्लाई कर लो। 45 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। 6 पंजे 30, 3 कैरी गया, 6 चौक 24 और 3 27, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13, 0 7 5 12, तो 5 और 1 6, 1620, 1620 सम आ गया। ठीक है, अब उसने बोला कि 84 को मिसरीड कर लिया गया 48, यानी कि जो बड़ी वैल्यू थी उसको छोटी वैल्यू मान लिया गया। क्लियर है? ये बोलने की कोशिश कर रहा है वो, तो यानी कि आपका जो टोटल सम है वो कम आया होगा। अब कितना कम आया होगा? 48 मान लिया गया, तो 48 तो ऐड किया होगा सम में, लेकिन 84 थी वैल्यू, तो कितनी कम वैल्यू मानी? तो इन दोनों का डिफरेंस देखो पहले कितना है, 36 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यानी कि 36 कम ऐड किया गया, तो एक्चुअल सम अगर आप निकालोगे तो एक्चुअल सम क्या निकल के आएगा आपका कि भाई 1620 तो सही था, लेकिन उसने 36 कम वैल्यू ऐड करी थी, तो 36 वैल्यू ऐड हम करनी चाहिए। ठीक है, तो वो टोटल सम बनेगा, तो कितना आ जाएगा? 6 3 2 5 और 6 और 1। ठीक है, ये एक्चुअल सम हो गया। अब आपसे पूछा उसने कि करेक्ट एवरेज क्या होगी। करेक्ट एवरेज कैसे निकलेगी? सम आपके पास है 1656 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 36, कितना आएगा ये निकल के? ये आपका आएगा निकल के 46। अब आप कहोगे डायरेक्ट कैसे लिख दिया 46 काट के आपने? देखो 36 ऐड किया था, ये तो किसका मल्टीपल था हमें पता है ना, 45 × 36 था, तो एक 36 और ऐड किया तो 46 ही तो आएगा। 45 तो था ही, एक और 36 ऐड हो गया तो 46 हो गया। क्लियर है? अब ये चीज मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताता हूँ। ठीक है, ये कम ऐड हुआ, जितना एवरेज बढ़ना है घटना है वो डिपेंड कर रहा है इस नंबर पे जो कि गलत रीड किया गया है। ठीक है, आपको ये पता था एवरेज तो 45 है, नंबर अगर कम रीड किया गया यानी कि टोटल सम ज्यादा, तो एवरेज बढ़ जाएगा, ये तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे ऑप्शन में सारा एवरेज इससे बड़ा ही दिया हुआ है 45 से, लेकिन बहुत बार आपको ऐसे पता चलेगा कि 45 से नीचे एवरेज दे रखा है। आपको ये साफ पता है कि जो नंबर कम ऐड किया गया, एवरेज अगर उसको एक्चुअल नंबर को ऐड किया जाएगा तो एवरेज बढ़ेगा, घटेगा नहीं, तो यानी कि 45 से ऊपर आंसर आएगा। तो अगर इन केस आपके ऑप्शन ऐसे हैं बिल्कुल बेकार ऑप्शन सेट किए हुए, तो वहां से ऑप्शन एलिमिनेट भी हो जाएगा। ठीक है, के बाद आपको ये देखना है कि जो कम ऐड किया है वो बेसिकली आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एवरेज की टर्म्स में। एवरेज का मतलब क्या है कि सारी चीजों को
जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ यूनिक यूजर समझ लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट समझ लो, कितने मतलब इंडिविजुअल खड़े हुए हैं वहां पे, उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसको एवरेज बोलते हैं। ठीक है, हमें पता चला कि 36 नंबर को उसने मिस कर दिया, यानी कि 36 नंबर वैल्यू कम काउंट करी उसने। तो हमें क्या करना था, इस 36 नंबर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब 36 नंबर को कितने लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, 36 लोगों में। तो एक के पास कितना जाएगा, एक, यानी कि मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, 36/36 बोल रहा हूँ मैं, एक ही तो आएगा। तो आपको क्या पता चला कि एक से एवरेज बढ़ जाएगा, तो पहले 45 एवरेज था, एवरेज 46 हो जाएगा। समझ आया ये तरीका जो मैंने ओरली बोला? ठीक है, इस तरीके से भी करते हैं। लेकिन अभी आप इस पे कमांड रखना कि बोला क्या है उसने, और नंबर्स जब शफल कर रहा होता है तो आपके फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ रहा होता है। ठीक है, जो ऐसे शॉर्ट ट्रिक है वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे, जैसे जैसे 10 20 क्लास 30 क्लास होंगी ना, तो आप सीख जाओगे। तो मैं बताते हुए भी साथ साथ चलूंगा कि इनकेस अगर मैं किसी क्वेश्चन में अप्लाई करूं तो आपको पता होगी ऐसे रेंडमनेस से मैंने अप्लाई नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ये देखो, बोल रहा है अ पार्ट ऑफ अ जर्नी इज कवर्ड इन 37.5 मिनट्स एट 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने 37.5 मिनट चला है वो। ठीक है, और रिमेनिंग पार्ट जो है उसने 14 मिनट्स चला एट 80 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कितना है। आपको पता है डिस्टेंस मतलब क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, तो एक पार्ट का स्पीड अपॉन टाइम करके एक पार्ट का डिस्टेंस निकाल लोगे, और दूसरे पार्ट का स्पीड अपॉन टाइम करके दूसरे पार्ट का डिस्टेंस निकाल लोगे। क्लियर है, दोनों को ऐड कर दोगे, ये करना है बस। अब करते हैं। देखो ये आंसर ऑब्वियसली बात है, किलोमीटर में आंसर आ रहा है, ये किलोमीटर में चल रहा है, इसको आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम, ये रहा डिस्टेंस हो जाएगा 37.5। इसको मैं मिनट में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा मुझे। भाई अगर 60 मिनट्स होते, उसको मैं 60 से ही डिवाइड करता तो 1 घंटा बन जाता, 1 आवर। यही किया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22, 2 कैरी गया, 3 तिया 9 और 2 11। एक डेसिमल यहाँ पे आ गया, और डिवाइड बाय 2 तो एज इट इज है ही। ठीक है, तो ये आ गया आपका डिस्टेंस पहले पार्ट का। अब D1 लिख लो इसको, या D2 लिख लो। D2 निकालेंगे, क्या आएगा, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है और 14 मिनट के लिए चला है, इसको आर में कन्वर्ट करके 60 लिख लो। ये चला गया, 4 2 3 6, 14 चौक 56, 56/3 आपका D2 आ गया। ठीक है, समझ आया, D2 56/3 आ गया। अब अगर आप इसका डेसिमल हटा लो तो आपको, जब ये दोनों प्लस करोगे तो आपको इजी पड़ेगा। अगर आप इसको हटाओगे और नीचे 10 लिखोगे तो 2 आ जाएगा, ये 5 से काटोगे तो यहाँ पे 5 से काटोगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25। तो ये क्या है, 225/4। क्लियर है, ये आपका D1 है और ये आपका D2 है। तो आपको टोटल डिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या होगा, D1 प्लस D2। D1 कितना है, 225/4 प्लस 56/3। एलसीएम लोगे नीचे कितना आ जाएगा, 12। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। ठीक है, प्लस इसको 56 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 5 चौक 20, 200 हो गया, 6 चौक 24, 224 हो गया। ठीक है, कितना आ गया, 600 700 800, और ये हो जाएगा 899। ठीक है, 899/12 हो गया। काटोगे सीधा सीधा, 12 7 84, 84 के बाद कितना बचेगा, 5, 59, 12 पंजे 60 होता है, एग्जैक्टली नहीं गया, यानी कि 12 चौक 48, कितना बचा, 11। 74, 11/12 आपका डिस्टेंस आ जाएगा टोटल, और यही आपका आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर भाई, समझ में आया? डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट क्लास में कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। यहाँ पर भी हमने स्पीड इनटू टाइम ही किया। बस आपको ध्यान रखना है जो यूनिट्स हैं ये कुछ चीज़ मिनट में दी हुई है, कुछ किलोमीटर पर आवर में दिया है, कि इनको चेंज ना करना पड़े, और चेंज करना पड़ रहा है तो आप साथ साथ कर रहे हो, नहीं तो आंसर आएगा ही नहीं कभी। ठीक है, आपने यूनिट्स गलत ले रखी है ना, किलोमीटर पर आवर को आर से ही मल्टीप्लाई करोगे ना तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो किलोमीटर के टर्म्स में डिस्टेंस बचेगा, यूनिट भी ऐसे कटती है। ठीक है, वैसे अगर आप सिंपल तरीके से समझ आ जाए तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो दोनों का डिस्टेंस निकाल दिया और प्लस कर दिया, टोटल डिस्टेंस आ गया। क्लियर है?
आगे बढ़े। बोट्स एंड स्ट्रीम कल अच्छे से समझाया कि सारी चीज़ों की टर्म्स की मतलब समझाया, कैसे क्या आपस में रिलेशन है वो समझाया। ठीक है, अब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कैसे उस पर देखेंगे, क्योंकि अब डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम सब समझा दिया मैंने। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे सीधा सीधा। बोल रहा है टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर अपस्ट्रीम इट टेक्स 12 आवर्स। अपस्ट्रीम की बात कर रहा है। 144 किलोमीटर जाने में उसको 12 घंटे लगे। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो आपकी स्पीड आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर की अपस्ट्रीम स्पीड। सही है, 12 किलोमीटर पर आवर आ गई। इट टेक्स ओनली 9 आवर्स टू रो द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में, सेम डिस्टेंस, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी कितनी, 144 डिस्टेंस चला और कितने घंटे लगे उसको, 9। 9 एकम 9 और 9 छिक 54, 16 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मैंने आपको बताया स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। कल बताया था जब मैंने उस चीज को लिखा x प्लस वाई और x माइनस वाई की टर्म्स में। अब वो चीज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कैसे, क्योंकि आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड का पता होता है, स्पीड इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है ये। ठीक है, ये आपको 16 दी हुई है। ये क्या होता है, स्पीड इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है ये, तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो कट जाएगी अगर आप ऐड करोगे तो आपको माइनस करना है। तो मैंने आपको बताया था अगर हम इन दोनों चीज को प्लस करते हैं तो आपका आता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, दोनों का डिफरेंस लेते हो तो आपके पास आता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं 16 माइनस 12 अपॉन 2। ठीक है, 16 माइनस 12 4/2, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ आया भाई, सारी टर्म्स में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं इसलिए दोबारा नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट देखे, बोल रहा है ए बी सी सेपरेटली कंप्लीट अ वर्क इन 12, 15 और 20 दिन में रिस्पेक्ट, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days, व्हाट विल बी द रिमेनिंग वर्क। कितना काम बच गया है ये आपको बताना है। अब ये जो मैंने आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट बताया था उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, और आपको अब ये समझ में आएगा कि वो जो हम जिस डायग्राम या समझ लो जिस प्रोसेस के थ्रू इसको करते हैं उस प्रोसेस की कितनी इंपॉर्टेंस है, उस प्रोसेस को आपको कितने ढंग से समझना होता है। ठीक है, ए बी और सी की बात कर रहा है, ए करता है 12 दिन में, बी 15 में और सी करता है 20 में। एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। ठीक है, ये है एफिशिएंसी, लिख देता हूं दोबारा से, ये है टोटल वर्क और ये है टाइम टेकन इंडिविजुअली। ठीक है, अलग अलग दिया हुआ ना काम करने में, टाइम टेकन कितना लगा है अपने उनको, ए और बी और सी को। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उन सबने मिलके 4 दिन तक काम किया है साथ में। अब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये एक दिन का काम है ना, एफिशिएंसी पर डे एफिशिएंसी है ये, 5 और 4 9, 9 और 3 12, एक दिन में तीनों मिलके 12 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितने करेंगे, इंटू 4 कर दोगे आप, यानी कि 48 काम तो मिलके उन्होंने कर दिए थे। 48 माइनस कर दोगे, कितने बचे, 12 काम बचे हुए हैं, ये रिमेनिंग वर्क आ गया आपका, है ना। और यही तो हुआ, काम बचा हुआ ना ये, तो रिमेनिंग वर्क की तो बोलोगे। अब आपसे पूछा है व्हाट विल बी द रिमेनिंग वर्क, कितना काम बचा हुआ है, 12 काम बचा हुआ है, कितना था पहले 60 था, यानी कि 1/5 काम बचा हुआ है, और यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पाइप एंड सिस्टम में भी काम आएगा, यही इसमें भी काम आएगा, इसी को अलग अलग तरीके से पूछता है लेकिन बनता हमेशा यही प्रोसेस है। कभी इसमें कुछ वेरिएशन पूछने लग जाएगा, इसने किया इसने नहीं किया, ये पहले चला गया इसने छोड़ दिया वो आ गया उसके रिप्लेसमेंट में, इसी तरीके की बातें करता है। ठीक है, और उन्हीं चीज़ों की टर्म्स में आपको कभी फ्रैक्शन में चीज़ें पूछ लेता है, कभी कंप्लीट वर्क की बात करता है, कभी 75% वर्क की बात करता है, कभी 50% वर्क की बात करता है, कभी रिमेनिंग वर्क की बात करता है। ठीक है,
कभी एक्स्ट्रा वर्क की भी बात कर देता है। ठीक है, तो वो चीज़ें ध्यान रखनी है। कब ध्यान रहेंगी वो, जब आपको ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट क्लास में भी समझाया था और अभी भी समझा दिया। नेक्स्ट देखें, अब बोल रहा है ए इन्वेस्ट 12,000 फॉर 12 मंथ्स एंड बी इन्वेस्ट 18,000 फॉर 8 मंथ। प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो बताओ। अब पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वही प्रॉफिट का रेशो होता है। अब इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना है, 12,000 है और वो कर रहा है 18,000। लेकिन आपको साथ में ये बताया था कि कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट हो रहा है वो भी ध्यान देना है। अगर एक चीज़ ये 12 महीने के लिए इन्वेस्ट हो रही है और वो 8 महीने के लिए इन्वेस्ट हो रही है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे टाइम को इसके साथ। वो 12 महीने के लिए है और ये 8 महीने के लिए। तो अब ये जो रेशो है ये इन्वेस्टिंग का रेशो है एक्चुअली, और यही प्रॉफिट का रेशो है। क्लियर है? क्या आएगा, इसको कॉमन ले लो, 3 जीरो यहाँ से कॉमन लेके यहाँ काट दोगे। ठीक है, और किससे कट जाएगा, 6 से काटो, 6 दूनी 12, ये कट जाएगा, 6 तिया 18। और किससे कटेगा, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। कितना आएगा, 3 दूनी 6 इस टू 3 दूनी 6, यानी कि 1:1। ठीक है, यानी कि दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यही प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो है ना। ठीक है, समझ आया भाई? आगे बढ़े। अभी तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन ही करा है पार्टनरशिप का, तो इसी लेवल का रखा था, लेकिन इस बार टाइम भी था, पिछली बार इक्वल टाइम दिया हुआ था, इस बार अलग अलग टाइम दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपका रेशो, इन्वेस्टिंग का रेशो 1:1 ही आया निकल के, तो प्रॉफिट का रेशो भी वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर इज 9728। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, while the sum of given number is 32, what is the product of the two given numbers? ध्यान से समझना, एक आइडेंटिटी भी यूज हो जाती है इसमें, हिट एंड ट्रायल से भी लोग करते हैं इसको, पर पहले लिखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर। अब हमें नहीं पता कि कौन से नेचुरल नंबर है, तो हम लेट कर लेते हैं। सपोज करो एक है ए क्यूब और उसके सम की बात कर रहा है, बी क्यूब के साथ सम की बात कर रहा है। कितना दिया हुआ है ये, 9728 दिया हुआ है। और बोल रहा है वाइल द सम ऑफ द गिवन नंबर्स, ए प्लस बी की वैल्यू भी दी हुई है आपके साथ में 32। ठीक है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी निकल के आती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इस आइडेंटिटी का एक और वेरिएशन होता है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर खोलोगे तो +2a भी आएगा आपके पास, तो यानी कि -3a भी होना चाहिए ऊपर वाली टर्म में एग्जैक्टली मैच करने के लिए। समझ आया मैंने क्या लिखा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो बताया आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब +2ab और -3ab मिलके क्या बना देंगे, माइनस का ab, तो यही वाली इक्वेशन बन जाएगी ऊपर। तो यानी कि आप इस पूरी टर्म को ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab इज इक्वल टू 9728। ठीक है, अब आपको ये पता है ए प्लस बी की वैल्यू आपको 32 दी हुई है, तो पुट कर दो 32, ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर -3ab इज इक्वल टू 9728। क्लियर है? ये 32 नीचे आ जाएगा, 32 का स्क्वायर -3ab की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9728 अपॉन 32। 8 से काटोगे, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 1 बचा, 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 कितना 48, 8 6 48। ठीक है, 4 से फिर काट दो, 4 तिया 12, फिर 0 आ जाएगा, 4 चौक 16। 32 का स्क्वायर, ये 304 को मैं इधर ले आऊं और 3ab को उधर ले जाता हूं, तो साइन चेंज हो जाएंगे। 304 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और उधर जाके 3ab पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर निकाल लो। वैसे आपको याद होने चाहिए, लेकिन अभी मैंने बोला नहीं था किसी लास्ट क्लास में भी कि याद करना है, लेकिन अब आपको ये समझना है कि आपको एटलीस्ट 40 तक के तो स्क्वायर याद हो। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9,
4 6 और 6 12, 1024। ठीक है, 1024 में से 304 माइनस करोगे आप तो ये 3AB के इक्वल रहेगा। ठीक है, 4 पीछे से माइनस कर लो, 0 हो गया, फिर 2 आ जाएगा एज इट इज, 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया, 7 बचेगा, ये 3AB की वैल्यू आ जाएगी। तो AB की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास, 720/3। काट दोगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 240 आपका आंसर आएगा AB। और यही आपसे पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। हमारे नंबर क्या थे, A और B, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि AB, यानी कि 240, और ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। अब आप इस क्लास में, इस क्वेश्चन में क्या सीखे, ये वाली आइडेंटिटी A³ + B³। ठीक है, अब ये माइनस की टर्म्स में हो तो साइन चेंज हो जाता है, लेकिन वो उस तरह का क्वेश्चन भी मैं रख लूंगा ताकि आपको माइनस वाली आइडेंटिटी भी समझ में आ जाए। ठीक है, अभी इस आइडेंटिटी का वेरिएशन भी लिखा है मैंने, आइडेंटिटी भी लिखी है, और उसको अप्लाई करके भी बताया है कि आपको अगर ऐसी ऐसी चीज़ें गिवन हो तो आप कैसे आइडेंटिटी को आगे प्रोसीड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास आपको समझाया है। ठीक है, लिख भी दिया था लास्ट टाइम कि बोर्ड मास क्या होता है। अब उसी पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि फ्रैक्शन में भी चीज़ें दी हुई हैं, तो फ्रैक्शन को आप ढंग से समझेंगे कि आप एलसीएम लो तो ध्यान से लो। इस क्वेश्चन में तो रूट भी लिया हुआ है, तो रूट आपको ढंग से वो करना है कि आप रूट से बाहर चीज़ें जब निकाल रहे हो तो कैसे निकालोगे। ठीक है, साथ में फ्रैक्शन भी दिया हुआ है 1/2, तो फ्रैक्शन की टर्म्स में आप सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे ना, तो उस पर ध्यान देना है। अब ठीक है, चीज़ें वैसी ही सेम चलती है, कोई अलग नहीं चलेगी, रूल बोर्ड मास वाला ही लगेगा। ठीक है, अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके लिखोगे सबसे पहले, 5 चौक 20 और 4 24, 24/5, 24/5 लिख दिया। 3/5 ऑफ 5, यानी ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू। तो पहले तो ऑफ सॉल्व करोगे आप, तो 5 से 5 कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो डिवाइड बाय 3। ठीक है, प्लस 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5। इसको सॉल्व करो, अब डिवाइड पहले सॉल्व होता है ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा, ये 3 नीचे आएगा, डिवाइड को चेंज करके मल्टीप्लाई लिखोगे, और ये काट के 8 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपके पास, 8/5। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 12/50। ठीक है, ये कितना बचेगा, -1/5। ठीक है, एलसीएम लो इसका पूरे का, कितना आएगा एलसीएम, 50। ये 10 पे चला जाएगा तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर दोगे, 80 हो जाएगा भाई। 50 को 5 से डिवाइड करो, 10 हो गया, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 80 हो गया। ठीक है, ऐसे लेते हैं एलसीएम, प्लस 50 को 50 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा, माइनस यहाँ पे भी 10 आ जाएगा आपका, तो कितना बचा, 70, 82 हो गया, 82/50 हो गया, काट दो, 41/25 हो गया, 25 से कम 25, कितना बचा, 16 बचा ना, 16/25 आपका आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, फ्रैक्शन में चीज़ें थोड़ी अलग लगी होंगी तो समझना उनको कि आप एलसीएम कैसे लेते हो, कैसे काटोगे, बॉर्ड मास वाला रूल तो वैसे ही लगाओगे। ठीक है ना, अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं साथ साथ, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन इतना मुश्किल तो होता नहीं है, तो 2 कर लोगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें, ये वाली चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये और ये, के बाद बाहर वाली चीज़ें देखेंगे। यहाँ से क्या निकल के आएगा, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीधा सीधा, 16 × 8, और डिवाइड का मतलब क्या होता है, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये है अंदर यहाँ पे, और -54, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ऑफ पहले सॉल्व करोगे तो 2 से इसको काटोगे, 9 आ जाएगा, और 9 डिवाइड में करना है आपको। ठीक है, ये हो गया, इससे ये कट गया, 9 × 6 = 54, ये 6 हो गया, 8 यहाँ बचा और 6 यहाँ बचा, 8 - 6 कितना होता है, 2, तो ये सारा सॉल्व करके 2 आ गया, और यहाँ पे अब +20 एज ए लिखा हुआ है। ठीक है, हो गया सॉल्व अंदर का। अब ये देखते हैं, √25 क्या होता है, 5 होता है, प्लस, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है ना तो इसको आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, 5 × 5, एक 5 बाहर आ जाता है अंडर रूट में से। ठीक है, क्योंकि पावर इसकी 1/2 बोलते हो, तो 5 स्क्वायर है, इसकी पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अब जब ऐसे पावर लिखी होती है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 2 × 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 5 एज इट इज है, तो 2 से 2 कट गया, तो 5 की पावर 1 रह गई, तो यानी कि 5 आ गया। क्लियर है, इतना डिटेल में वैसे समझाने की जरूरत भी नहीं है, आपको इतना तो आता ही होगा। 5 बच गया, प्लस 12 डिवाइड बाय 3, इसको डिवाइड कर दोगे सीधा सीधा, तो कितना आएगा, 4, और माइनस एज इट इज है, और ये अंदर का तो आपने लिख लिया, 5 और 4 9 हो गया, 9 में से माइनस करोगे कितना, 22।
कितना बचेगा? 13 बचेगा, माइनस का 13 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ आया? ऑड मास लगाया है और फ्रैक्शन वाली चीजों को सॉल्व करना सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम एक आइडेंटिटी और सीखेंगे आज, ठीक है। अब वो आइडेंटिटी क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है और ये पूरा क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि आपको बस वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, वो भी चीज मैं आपको आज ही सिखा दूंगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हुई है? 16, यानी कि 16 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 90, यानी कि इसको आप 90 लिख सकते हो, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी एज इट इज रहेगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। ये 90 इधर प्लस का है, उधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 256 में से 100 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 156, लेकिन 10 और ऐड कर दो तो 166 हो गया। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इसकी वैल्यू रह जाएगी ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू। काटोगे कितना आ जाएगा? 83। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपसे वैल्यू पूछी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की, यानी कि 83 आपका आंसर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर? ये वाली आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। धीरे धीरे एक एक आइडेंटिटी करके सारी आइडेंटिटीज कवर हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके होते हैं। अब उनमें से एक तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप किसी चीज की वैल्यू, क्या ए बी सी की वैल्यू रख सकते हो, क्या तीनों की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको बस ये देखना है कि क्या इस टर्म्स में भी वो सेटिस्फाई कर जाए और इसमें भी। लेकिन वो चीज अगर आपके पास 2 वेरिएबल हो तो ज्यादा आसान पड़ती है, 3 वेरिएबल में थोड़ी सी टफ हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें आप एक और तरीका कर सकते हो कि आप किसी चीज की वैल्यू 0 भी रख सकते हो। बस देखना है आपको कि जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो 0 ना हो जाए पूरी की पूरी, तो आप वैल्यू किसकी निकालोगे? तो इसमें क्या कर सकते हो आप, सी की वैल्यू 0 रख दो, तो ये पूरा कट गया। भाई सी 0 होगा तो सी 0 इंटू ए 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। यानी कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? बस अब आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? ए बी की वैल्यू, ठीक है। अब दूसरा, यहाँ पे जब आपको सी की वैल्यू 0 रखोगे तो आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू निकल आएगी 16, और आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी 90। सॉरी, सी स्क्वायर तो सी तो 0 रख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी 90, ठीक है। समझ में आया? अब आप ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो। अब आपको ये पता है ए प्लस बी की वैल्यू ये है, आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। अब अगर आप इसका स्क्वायर करते हो, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तो उधर 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी हो जाएगा, इक्वल टू 256 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 90, तो यहाँ पे 90 रख सकते हो। ये 90 उधर चला जाएगा, 256 में से 90 माइनस होगा, ठीक है। कितना बचेगा? 256 में से 90 चला गया, 100 ही माइनस कर लो, 156 यानी कि 166 बच गया। ये आपके पास 2 ए बी की वैल्यू बच गई। ए बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 166/2, यानी कि 83 आ गया सेम। लेकिन आपके क्वेश्चन में अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकालनी थी, वहां पे आपको इस पूरी टर्म की वैल्यू निकालनी थी। तो जब आप नॉर्मल तरीके से कर रहे थे तो आपकी वैल्यू इसकी आई थी 83, जब आपने ऐसे कर दिया क्वेश्चन को छोटा तो आपकी ए बी की वैल्यू आई है 83। क्लियर है? समझ में आया? तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे अगर इनकेस ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, वैसे तो याद होना चाहिए, कोई पॉसिबिलिटी मत रखना कि आपको ये फॉर्मूला याद ना हो, ठीक है। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करने के लिए या थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कि ज़्यादा लिखना ना पड़े, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखें। अब देखो ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बोल रहा है इन द शोन फिगर बी सी इज अ कॉर्ड एंड सी डी इज अ टेंजेंट थ्रू द पॉइंट सी। बी सी एक कॉर्ड है, सी से एक टेंजेंट सी डी बनाई हुई है, और एंगल ए ओ सी यानी कि ये वाला जो एंगल है 112 दिया हुआ है। आपको ए सी डी एंगल फाइंड आउट करना है, ए सी डी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझ आया? क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन के थ्रू आप एक थ्योरम सीखोगे
कि जो कॉर्ड, एसी एक कॉर्ड है ना, टेंजेंट के साथ जो एंगल बनाती है, यानी कि ये वाला एंगल, वो एंगल इक्वल होता है वही कॉर्ड जो एंगल सर्कल पे बनाती है। भाई ये एसी कॉर्ड है, यहाँ एंगल बना रही है कि समझ आ रहा है, पी पॉइंट पे, तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ये थ्योरम होती है। ठीक है, अब थ्योरम की एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा मैं, कि थ्योरम का प्रूफ कोई नहीं पूछता है। ठीक है, इन केस अगर कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट आती है तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन थ्योरम का प्रूफ कभी पेपर में नहीं आता, तो आपको बस थ्योरम याद रखनी है कि हाँ ये चीज़ होती है। ठीक है, तो प्रूफ भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बस अभी ये समझना है कि जो टेंजेंट के साथ कॉर्ड एक एंगल बनाती है वही एंगल इक्वल होता है वही कॉर्ड अगर सर्कल पे एक एंगल बनाएगी तो। ठीक है, तो यानी कि एंगल ए सी डी, आपको ये पता चल गया, एंगल ए सी डी आपको निकालना है, तो एंगल ए बी सी के इक्वल होगा वो। अब हमें तो ए बी सी भी नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि जो कॉर्ड सर्कल पे एंगल बनाती है और कॉर्ड सेंटर पे एंगल बनाती है, तो सेंटर वाला एंगल डबल होता है अगर आप उसको कंपेयर करोगे सर्कल वाले एंगल से। तो अगर इसकी वैल्यू 112 है तो इसकी हाफ होगी, या अगर इसकी वैल्यू x होती तो इसकी 2x होती। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 112 है तो हाफ होगी इस वाले एंगल की वैल्यू, इस बी की वैल्यू, तो इसका हाफ करोगे कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दो 2 से, 5 और 6, 56 डिग्री इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब आपको पता चल गया एंगल ए बी सी 56 डिग्री है, तो एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 आ जाएगी, क्योंकि आप ए बी सी की जगह 56 डिग्री रख दोगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ आया। टेंजेंट क्या होती है, जो एक लाइन सर्कल को टच करते हुए जाएगी, आगे सीधी चली जाएगी लेकिन कट नहीं करती, टच करते हुए जाती है। ठीक है, उसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है, अगर आप सर्कल पे एक पॉइंट लेते हो और सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट से उसको मिला देते हो तो वो एक कॉर्ड होगी। ठीक है, डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है, लेकिन वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। एक एग्जांपल की तरह मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर सपोज करो ये सेंटर है और ये डायमीटर है, तो ये भी कॉर्ड कहलाएगी, लेकिन डायमीटर जो है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, क्योंकि इससे बड़ी लाइन कोई आप सर्कल के अंदर खींच नहीं सकते हो। ठीक है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। ठीक है, सारी कॉर्ड्स हैं ये आपस में, समझ में आ रहा है। दो पॉइंट सर्कल पे, दो पॉइंट लो और उनको मिला दो तो वो कॉर्ड बन जाएगी एक। क्लियर है, तो कॉर्ड क्या है वो समझ में आया, टेंजेंट क्या है वो समझ में आया। अभी बेसिक डेफिनेशन वाइज समझा रहा हूँ मैं, अभी आपको कोई डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि टेंजेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे कैसे वो एक्ट करती है, सेंटर के साथ कैसे एंगल बनाती है, वो सब नहीं, टेंजेंट क्या होती है बस वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी ये थ्योरम याद हो गई, इसको याद रखना है, इसका एप्लीकेशन काफ़ी जगह आ जाता है और डायरेक्ट भी आता है, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। लास्ट टाइम टेबल नहीं बताया था, लेकिन उसके अलावा सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है, आपस में कन्वर्जन कैसे करते हैं। दूसरा, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का क्या रिलेशन होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस के साथ। ठीक है, उसी पे बेस ये क्वेश्चन दोबारा रखा गया है ताकि आपको वो चीज़ें रिकॉल हो जाए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी चीज़ें याद करने की होती हैं। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 4/5 दी हुई है। अब मैंने आपको बताया था साइन थीटा क्या होता है, P/H। ट्रायंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5 है, तो इस बेस की वैल्यू कितनी आएगी, 3। कैसे आएगी, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। पी स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी कि 16 लिख दोगे आप सीधा सीधा, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा, बी स्क्वायर ये उधर जाएगा 16, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 का मतलब होता है 9। बी की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट ले लोगे दोनों साइड तो यानी कि 3 आ जाएगी, तो मैंने डायरेक्ट 3 लिख दिया। धीरे धीरे आप ये देखोगे कि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी याद करवाए जाएंगे, वो भी मैं किसी दिन क्लास में लिखूंगा, तो आपको जो बेसिक बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो याद होनी चाहिए। 3 4 5 हो गया, ठीक है ना, 8 6 10 हो गया। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, काफ़ी होते हैं, लेकिन मैं कुछ बेसिक बेसिक लिखवाऊंगा जो काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की। अब आपको ये पता है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा होता क्या है, ये होता है P/B, ये होता है B/P। P की वैल्यू कितनी है 4, ये थीटा लेट किया था ना आपने, तो 4 है अपॉन 3 है, माइनस 3 है अपॉन 4 है, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 में से 9 कितना गया तो कितना बचेगा 7, 7/12 आपका आंसर होगा, और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया रिकॉल भाई, कैसे कैसे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशन बिल्ड करते हैं आपस में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का क्वेश्चन है, बोल रहा है 3 क्यूब्स विद साइड इन द रेशो 3:4:5, ये रेशो में तीनों की साइड दी हुई है, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब हुज डायगोनल इज 18√3। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे एक नई टर्म आई है, डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है? √3 है। अभी सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लेकिन अभी इसको एक्सप्लेन भी करूंगा मैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अब आपको दिया हुआ डायगोनल ऑफ क्यूब √3 है, तो √3 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, यानी कि 18√3 दी हुई है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 18। ये साइड आ गई क्यूब की। ठीक है जी, अब एक चीज ध्यान रखना, कभी भी किसी भी चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज फॉर्म की जाती है तो उस दोनों केसेस में दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है। एग्जाम्पल की तरह समझो कि अगर आपने मिट्टी से सपोज करो एक स्फेयर बनाया और उसी पर्टिकुलर मिट्टी से आपने हेमिस्फेयर बना लिया या सपोज सिलेंडर बना लिया, तो मिट्टी तो नहीं बदली, टोटल वॉल्यूम उस मिट्टी का उतना यूज कर रहे थे आप, तो दोनों की शेप तो बदल गई लेकिन वॉल्यूम सेम था, क्योंकि आपने एक ही वॉल्यूम से पहले सिलेंडर बनाया, फिर उसी मिट्टी से आपने स्फेयर में कन्वर्ट कर दिया उसको, तो वॉल्यूम दोनों का बराबर रहता है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या करते हैं, जो मेल्ट किया होता है उसका वॉल्यूम निकालते हैं और जिस चीज़ में वो बदला गया है उसके वॉल्यूम के बराबर रख देते हैं। ठीक है, अब रखते हैं वो चीज़। इस चीज़ को ईजी करने के लिए आप अभी के लिए 3x 4x और 5x मान लो, ताकि आपको समझ में आ जाए आराम से। ये साइड्स हो गई उनकी 3 क्यूब की, तो 3 क्यूब का वॉल्यूम लिखोगे आप सबसे पहले। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है? 27x³ प्लस 4 का क्यूब 64x³, 5 का 125x³। किसके बराबर होना चाहिए? बड़े वाले जो क्यूब के उसके वॉल्यूम के बराबर। बड़े वाले क्यूब की साइड कितनी? 18, यानी कि 18 इंटू 18 इंटू 18 होगा। ठीक है, x³ कॉमन ले लोगे, कितना बचेगा? 5 और 4 9, 9 और 7 16, एक कैरी गया, 2 और 1 3, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, एक कैरी और गया, एक कैरी गया तो 2 हो गया, यहाँ पे 216 हो गया, इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 18। ठीक है, x³ 216 किसका क्यूब होता है? 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 18 हो जाएगा। काट दो इसको, तीनों कट जाएगा, 3 पे 3 पे और 3 पे। x की वैल्यू कितनी आएगी? अब x³ है, क्यूब रूट लोगे तो 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो यानी कि आपकी x की वैल्यू आ गई 3। तो अब आप वहां से क्या कर सकते हो? साइड्स निकाल सकते हो भाई, आपको x की वैल्यू तो पुट करनी है, तो 3x:4x:5x जो था, आपकी तीनों साइड अब निकल के आ जाएगी, देखिए x की वैल्यू है 3, तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ये तीनों आपकी साइड आ जाएगी, 9 12 15। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब क्या था। ये 2D फिगर है स्क्वायर, इसका डायगोनल सबको पता है, आप ये ज्वाइन कर दोगे तो, और इसकी वैल्यू होती है √2a, क्योंकि साइड्स दोनों बराबर हैं, ए और ए। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, a² + a² अंडर द रूट, तो यानी कि √2a निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन जहां बात होती है क्यूब की, वो एक 3D फिगर है, तो ये बनेगी इस तरीके से। तो जो डायगोनल ऑफ क्यूब है वो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को ज्वाइन करके नहीं, इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करके मिलेगा, ये लॉन्गेस्ट डायगोनल है क्यूब का। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकल के आती है? जब आप ये वाली साइड निकाल लोगे और ये वाली साइड आपके पास ए गिवन होगी, तो आपका ये वाला पाइथागोरस थ्योरम से निकाल पाओगे। अब ये वाली जो साइड है, ये जो बीच नीचे वाली मैं बोल रहा हूँ, ये बेसिकली यही है, क्योंकि नीचे जो सरफेस है वो स्क्वायर है, ये स्क्वायर का डायगोनल है, तो यानी कि इसकी वैल्यू √2a हो जाएगी। इसकी √2a है और ये a है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा? a² प्लस √2a का स्क्वायर कितना हो जाए? 2a² इज इक्वल टू, ये हाइपोटेनस की इक्वल आएगी स्क्वायर के, ये कितना हो जाएगा? 3a² इज इक्वल टू h²। h की वैल्यू कितनी आएगी? √3a, यानी कि ये जो h क्या था? डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, समझ आया अब आपको? तो इस तरीके से ये वैल्यू निकल के आती है √3a। क्या होता है ये? √3a। याद रखना एग्जैक्ट, बार बार वहां पे सॉल्व करने की कोशिश मत करना कि आप ऐसे निकालो, ऐसे इमेजिन करोगे कि हाँ ये लॉन्गेस्ट डायगोनल ये होता है, इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। आपको याद रखना है डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है? √2a, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? √3a होता है डायगोनल ऑफ क्यूब, और √2a होता है
डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर डाउट लग रहा हो, जो चीज़ें हम धीरे धीरे कवर करें, अगर किसी स्टूडेंट को ये लग रहा हो कि बहुत बेसिक चीज़ें चल रही हैं, बहुत बेसिक तरीके से समझाया जा रहा है, तो देखो ये सीरीज मैंने आपको बोला था रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से होगी और बिगनर्स के लिए भी ध्यान में रख के होगी। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये नहीं होता ना कि आप मुश्किल मुश्किल चीज़ें रिवाइज कर लो। अगर मुश्किल मुश्किल चीज़ें रिवाइज करनी, आपको पता ही है कि कौन सी मुश्किल चीज़ें लगती हैं आपको, तो आप वही चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। लेकिन रिवीजन का मतलब होता है एक बार सारी चीज़ों को गो थ्रू करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी ईजी चीज़ आपका दिमाग भूल चुका है। तो एक बार सारी चीज़ें रिवाइज कर लोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, दूसरा, कोई बिगिनर होगा जो शुरू से चीज़ें सीख रहा है, तो बेसिक लेवल से चीज़ें कवर हो रही है तो उसको भी समझ में आ जाएंगी। और अगर इन केस लग रहा है टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो देखो इतना टाइम तो देना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था कि सिर्फ 7 वीक की बात है, 7 वीक में पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट इसी में कवर करा दूंगा मैं। तो अगर इनकेस थोड़ा सा टाइम देना पड़ रहा है तो 7 वीक की तो बात है, उसके बाद तो प्रैक्टिस के लिए भी बहुत टाइम बचेगा, मॉक के लिए भी बहुत टाइम बचने वाला है। आप उस चीज़ को नोटिस करो। ठीक है, तो जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि जल्दी कर सकते हैं, क्लास छोटी रख सकते हैं, तो देखो 7 वीक की बात है, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। उसके बाद ऐसी छोटी छोटी क्लासेस बहुत सारी रख लेंगे। ठीक है, मॉक वैसे ही चल रहे हैं संडे को, तो वो भी कवर करो आप। तो जिसका रिवीजन हो रखा है, कोर्स हो रखा है, तो आप मॉक्स पे चले जाओ, मॉक्स भी करो, फिर देखो वीक पॉइंट्स क्या है, फिर अगर लगे कि रिवीजन करनी है तो आप ये वाली सीरीज फॉलो करो। ठीक है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि हर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज शायद ना फिट बैठे उसके लिए, लेकिन मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ, आप किसी भी फेज में हो अपनी प्रिपरेशन के, चाहे आपने आधा कोर्स कर लिया हो, चाहे 80% कोर्स कर लिया हो, आप रिवीजन कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मॉक वाले फेज में चले गए, तो भी आपके लिए ये सीरीज बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, कैसे रहेगी वो शायद आपको अभी ना समझ में आए, बाद में समझ में आए कि पूरी चीज़ें कैसे कवर हो जाती, बहुत कम उसमें। कभी भी किसी स्टूडेंट से पूछोगे ना आप कि आपने रिवीजन कैसे किया, तो वो सोचता है कि शुरू से शुरू हो जाओ, क्वेश्चन बैंक उठा लो कोई भी और फिर उसको शुरू से करो, 2-2 5-5 हज़ार क्वेश्चन करो, तो उसको रिवीजन बोलते हैं। रिवीजन उसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, वो उसको प्रैक्टिस वाला दोबारा बोलते हैं कि उसने प्रैक्टिस दोबारा करी है, पूरे सारे क्वेश्चन दोबारा लगा लिए, प्रैक्टिस कर लिए। रिवीजन वो नहीं होगी, रिवीजन जल्दी होती है थोड़ी सी। 7 वीक से जल्दी क्या लोगे, मैथ्स है भाई। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम है, कोई बच्चों का एग्जाम नहीं है ना कि बिल्कुल फटाफट 10 दिन में आप रिवाइज कर लो चीज़ें और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाए। चीज़ें तो मैं भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन आपको समझ में नहीं आएंगी ना। तो स्लो में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि टेस्ट मेरी स्पीड का नहीं हो रहा है, आपके समझने का टेस्ट हो रहा है कि मेरे को समझाना उस स्पीड से ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और छोटी अप्रोच के लिए जो भी स्टूडेंट बोल रहे हैं, मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि उस वाले मिथ से बाहर आ जाओ कि सारी चीज़ें शॉर्ट ट्रिक से पेपर निकलता है। ठीक है, अगर शॉर्ट ट्रिक से निकलता होता तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स की शॉर्ट ट्रिक्स हैं, बुक्स में भी लिखी हुई हैं, तो वो करते और स्कोर कर लेते। लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी एक चीज़ होती है, हर चीज़ को 10 सेकंड में नहीं किया जाता। कि T20 मैच नहीं चल रहा है कि हर बॉल पे छक्का मारो, उसमें भी नहीं मारते हर बॉल पे छक्का। तो ठीक है, वनडे मैच की तरह समझो इसको, इसमें स्ट्रैटेजी आपकी मायने रखेगी। मैंने आपको मॉक के टाइम पे भी समझाया कि आपको स्किपिंग वाली आर्ट, टाइम मैनेज करने वाली आर्ट, वीक सेक्शन को बाद में अटेम्प्ट करने वाली आर्ट, ये सारी चीज़ें भी सीखनी होती है। सिर्फ क्वेश्चन करके काम नहीं चलने वाला। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट कर लोगे तब भी पता चलेगा कि मॉक में नंबर नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो अभी भी मिसिंग है। पेपर देने का तरीका अलग होता है, प्रिपरेशन फेज का अलग तरीके से चलता है, प्रैक्टिस वाला फेज अलग चलता है, मॉक जब देते हो वहाँ पे स्कोरिंग अलग तरीके से चलती है। ठीक है, सारी चीज़ें अलग हैं ये। जब आप सारे का कॉम्बिनेशन लेके पेपर में उतरते हो तो आपका स्कोर अच्छा आता है, 50 आउट ऑफ 50 आता है कि आपसे सिली मिस्टेक भी नहीं हुई और आपके जो क्वेश्चन थे वो सारे टाइम के अंदर अंदर रहते हुए हो गए। ठीक है, तो ज़्यादा क्लटर करने की ज़रूरत नहीं है दिमाग को, ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मैं सोच के मैंने ये सीरीज़ बनाई है, वो आई थिंक आपसे तो मैंने ज़्यादा ही सोचा होगा कि किस तरीके से मैं कवर करूँगा। आपको तो पढ़ना है, मुझे तो बनाना है और पढ़ाना भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ मत भागो इधर उधर, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन अभी जो फेज चल रहा है ना 3 महीने का, जो ये इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं और इसी में सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर हो जाते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन पहले अच्छा चल रहा होता है, बाद में कभी इधर की सुन लेते हैं, कभी उधर की सुन लेते हैं, कभी ये कर लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं, और वीक पॉइंट्स ही रह जाते हैं, पेपर आ जाता है। ठीक है, तो वो सब गलतियां मत करना। सिर्फ 7 वीक की बात है, टिके रहो, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और आपके स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।